स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ये फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। जो दो ध्रुवीयता, अब जो चैप्टर है हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर का नाम समझते हैं कि इस चैप्टर में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो देखते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता मतलब दो शक्तियां हो गई थी, तो उसमें जो दो ध्रुवीयता, जो दो महाशक्तियां थी, उनका अंत हुआ। मतलब कि अब दो महाशक्तियां विश्व में नहीं रही। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो गया था। तो चलिए देखते हैं, यूएसएसआर को एक महाशक्ति बनाने में सहायक कारक, जो यूएसएसआर है उसको एक महाशक्ति बनाने में कौन से ऐसे सहायक कारक हैं जिसके द्वारा एक यूएसएसआर महाशक्ति बन सका। क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध था 1945, उसके बाद ही तो दो महाशक्तियां उभर कर आई थी पूरे विश्व में। तो दो महाशक्तियां, तो एक तो अमेरिका थी यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर का नाम है यूएसएसआर, सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता है। तो देखिए कौन से ऐसे कारक थे। तो पहला कारक है इसमें उन्नत संचार प्रणाली। जो वहां की, जो सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो इतनी ज्यादा उन्नत थी कि वहां पर जो विशाल जो ऊर्जा संसाधन है वे उपलब्ध थे। जैसे कि जो खनिज हो गए, जैसे खनिज लोहा, जैसे खनिज तेल हो गए, लोहा हो गया और इस्पात, लोहा और इस्पात हो गया, और जितने मशीनरी उत्पाद थे वो सारे के सारे यूएसएसआर सोवियत संघ में उपलब्ध थे। जो यूएसएसआर है 15 गणराज्यों का संघ है, मतलब कि जो 15 देश है उन्होंने मिलकर यूएसएसआर बनाया हुआ है। तो उसमें इतने ज्यादा उसकी संचार प्रणाली उन्नत थी कि वहां पर जो खनिज तेल है, लोहा और इस्पात है, और भी जो मशीनरी उत्पाद है वहां पर उपलब्ध थे। आवागमन की सुव्यवस्थित प्रणाली, आवागमन मतलब एक स्थान से दूसरे जगह पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो उसकी जो प्रणाली थी वो इतनी ज्यादा सुव्यवस्थित थी, मतलब कि इतने ज्यादा अच्छी थी कि जो आवागमन है वो इजी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे हम। तो जो यूएसएसआर है उसमें आवागमन की जो प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी, बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वह अपने बाकी संघों से भी जुड़ा रहता था। तो आवागमन की सुव्यवस्था थी। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, वहां का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है, घरेलू उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, जो वस्तुएं अपने घरेलू, घर क्या होता है एक देश के लिए, उसका खुद का देश, और देश के बाहर जो खुद का देश होता है वही घरेलू होगा। तो जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वे इतना ज्यादा उन्नत था, मतलब कि जो यूएसएसआर है उसमें जो भी वस्तुएं बनती थी वो इतनी ज्यादा बढ़िया होती थी। जैसे कि अगर वहां पर देखा जाए तो आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा कि पिन से लेकर कार तक का उत्पादन वहां पर होता था। मतलब कि एक छोटी सी पिन जो होती है उससे लेकर इतनी बड़ी जो कार होती है उसका उत्पादन भी वहां पर होता था। तो जिसके कारण कहा जा सकता है कि जो सोवियत संघ का वो एक महाशक्ति बन सकता था। तो इस कारण भी वो महाशक्ति बना। देखिए न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, जो यूएसएसआर है वहां पर जो न्यूनतम जो जीवन स्तर है लोगों का, मतलब कि इतना जो स्तर है उस स्तर तक जो लोग हैं उन्हें, जो जनता है उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जो सुविधाएं बेसिक होती है, एक जीने के लिए जो सुविधाएं आवश्यक होती हैं वो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो इसकी गारंटी कौन देता था, वहां की सरकार देती थी। वहां की जो सरकार थी वह अपनी जनता की जो बुनियादी जरूरतें थी उनको पूरा करती थी। जो भी, जैसे कि बुनियादी जरूरतें क्या हो सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा थी वो उपलब्ध करवाती थी, शिक्षा है वो उपलब्ध करवाती थी, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की जो अन्य चीजें थी, मतलब कि जो भी लोगों का कल्याण करने वाली जो भी अन्य सुविधाएं थी वो भी इनकी सरकार उपलब्ध करवाती थी। तो आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण की जो अन्य चीजें थी। बेरोजगारी न होना, जो यूएसएसआर है उसमें बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी मतलब जिसके पास रोजगार नहीं होता है, वहां पर उन व्यक्तियों की संख्या काफी कम थी। जो उनकी सरकार थी यूएसएसआर की, वह उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाती थी। अगर कोई देश, अगर कहा जा सकता है कि विकसित देश है,
तो उसमें सबसे बड़ी बात तो यही देखी जाती है कि लोगों की जो जरूरतें हैं, न्यूनतम जो जीवन स्तर है वो सही है, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। दूसरा फिर देखा जाता है कि वहां पर जो लोग हैं वो बेरोजगार तो नहीं है, कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं। तो वहां तो इस कारण जो यूएसएसआर है वहां पर बेरोजगारी कम थी, बहुत कम थी, न के बराबर थी बेरोजगारी। वहां के लोगों के पास काम धंधा था उनका, और वो काम धंधे करते थे, मतलब कि अपना काम करते थे, बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व था। जो मिल्कियत है, जागीर या फिर जो जमींदारी होती है उसे कहा जाता है। मतलब कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो भूमि है जिस पर कृषि की जाती है, तो उस पर भी राज्य का स्वामित्व था। वहां पर जो राज्य है, मतलब कि जो स्टेट है, उसका स्वामित्व था। वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति न होकर एक राज्य के पास शक्ति थी, और वही जो राज्य है उसके पास भूमि और जो अन्य उत्पादक जो भी संपदा थी उस पर भी क्या था, राज्य का ही नियंत्रण था। हथियारों की होड़ में शामिल होना, मतलब कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो यूएसएसआर है वहां पर जो सरकार है वह क्या करती थी, वहां यूएसएसआर समाजवाद अपना रखा था यूएसएसआर ने। तो जो सरकार है वही क्या करती थी, वही सब कुछ संभालती थी, उसी के हाथ में सारी शक्ति होती थी। वहां पर पूंजीवाद का कोई मतलब नहीं था। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राज्य का ही स्वामित्व होगा, व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि वहां पर समाजवाद था। हथियारों की होड़ में शामिल होना, जो यूएसएसआर है एक महाशक्ति के रूप में कैसे हो सकता है जब तक उसके पास हथियार नहीं होंगे। तो ये भी जो कारक है, ये एक मेन कारक है जिसके द्वारा जो यूएसएसआर है वो एक महाशक्ति बन सका, कि उसके पास जो हथियारों से संपन्न हो चुका था। क्योंकि जब तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, अमेरिका ने 1945 में जापान पर परमाणु शक्ति के द्वारा परमाणु बम गिराकर क्या किया था, युद्ध समाप्त किया था, दूसरा विश्व युद्ध। तो इसके द्वारा क्या था, अमेरिका के पास तो एक परमाणु शक्ति संपन्न जो था वो अमेरिका था, तो वो एक महाशक्ति था। तो इसी को देखते हुए जो यूएसएसआर है उसने भी अपने आप को परमाणु संपन्न बनाने के लिए 1949 में क्या किया, परमाणु प्रशिक्षण किया। इतने 1949 में उसने परमाणु प्रशिक्षण किया या फिर बम बनाने में वह सफल हो चुका था, जिसके द्वारा अब जो अमेरिका है उसको टक्कर देने वाला एक देश खड़ा हो गया था, एक संघ खड़ा हो गया था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। क्योंकि अमेरिका भी परमाणु संपन्न था, यूएसएसआर भी परमाणु संपन्न था। इसके यूएसएसआर में कोई कमी नहीं थी पूरे देश के पास, और यही सारी चीजें जो थी वो अमेरिका भी उपलब्ध करवा रहा था। परंतु अमेरिका क्या था, वो पूंजीवाद को अपनाता था और यूएसएसआर समाजवाद को अपनाता था। नियोजित अर्थव्यवस्था, जो यूएसएसआर है उसके अंदर जो नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा क्या किया जाता था, अपने देश का विकास, अपने संघ का विकास, अपने संघ में जो शामिल देश थे उस पर नियोजित विकास, मतलब कि तय किया हुआ विकास, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि प्लानिंग के द्वारा ही क्या किया जाता था, अर्थव्यवस्था में विकास किया जाता था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था यूएसएसआर ने, जिससे कि उसका निरंतर विकास किया जा सके। अब देखते हैं गोर्बाचेव और यूएसएसआर का विघटन, किस प्रकार से जो गोर्बाचेव है उसका योगदान रहा, या फिर कहा जा सकता है गोर्बाचेव के शासन में यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हुआ। मतलब कि सोवियत संघ जो था वह बिखर गया, टूट गया और उसका नामो निशान खत्म हो गया। तो देखिए, सबसे पहला इसका पूर्वी यूरोप द्वारा सोवियत नियंत्रण का विरोध। जो पूर्वी यूरोप है, जो पूर्वी यूरोप के जितने भी देश हैं, ज्यादातर जो देश थे वो सोवियत संघ के अंदर, मतलब कि यूएसएसआर के अंदर शामिल थे। तो उनके द्वारा जो सोवियत नियंत्रण है, मतलब कि जो सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल होते हैं उन पर जो नियंत्रण किया जाता था उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। तो ऐसा विरोध वह पहले भी करते थे जब गोर्बाचेव का शासन नहीं था, तो उस समय भी करते थे। परंतु उस समय तो उन पर जोर जबरदस्ती करके और उनके जो नेता और उनका विरोध को रोककर क्या किया जाता था, उन्हें रोक लिया जाता था। परंतु गोर्बाचेव के नियंत्रण में ऐसा हुआ कि जब पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने सोवियत नियंत्रण का विरोध करना आरंभ किया,
तो गोर्बाचेव ने किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं की, जिससे कि जो पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे उनमें जो सरकारें थी, जो साम्यवादी जितनी भी सरकारें थी, क्योंकि सोवियत संघ ने क्या अपना रखा था, समाजवाद, साम्यवाद अपना रखा था। तो जितने भी साम्यवाद की सरकारें थी वो सारे की सारी गिरती गई एक के बाद एक करके। तो इस प्रकार से जो गोर्बाचेव है उसका कितना बड़ा हाथ देखा जा सकता है कि उसने दखल अंदाजी को नहीं रोका, क्योंकि वह पहले जैसे शासकों जैसा नहीं था। तो इसके कारण भी जो ये सोवियत संघ था वो टूटता चला गया। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा गोर्बाचेव का विरोध। जो गोर्बाचेव है उसने पश्चिमी देशों, गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंदर सुधार करना चाहता था। जो गोर्बाचेव है वह 1980 के दशक के मध्य में ही क्या हुआ, सोवियत संघ का महासचिव बना था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, उसका महासचिव बना था गोर्बाचेव। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जो गोर्बाचेव है वह सुधार करना चाहता, गोर्बाचेव सुधार करना चाहता था, क्योंकि जो पश्चिमी देश थे, जो अमेरिका के गुट में शामिल जो देश थे, उनमें जो विकास की गति थी वो बहुत हद तक थी, परंतु सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। तो जो गोर्बाचेव है सुधार करना चाहता था, तो इसके लिए उसने अनेक कदम उठाए, और साथ ही साथ जो जनता है उसको भी, जो जनता है वह पहले अपने जो शासन है उससे निराश थी। तो वहां की जो जनता थी, यूएसएसआर में जो जनता थी वह विरोध नहीं कर सकती थी, किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर सकती थी। जो गोर्बाचेव है उसके शासन के दौरान जब गोर्बाचेव के पास सत्ता आ गई थी, तो उस समय गोर्बाचेव ने किसी प्रकार का विरोध करने पर रोक नहीं लगाई थी, और वह सुधार भी जल्दी कर रहा था। परंतु जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनका कहना था कि जो गोर्बाचेव है वो बहुत जल्दी सुधार कर रहा है, जिससे कि उनकी जो सत्ता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे जिनके पास जो सत्ता थी वह उनसे छिनती जा रही थी गोर्बाचेव के शासन में, जिससे कि जो गोर्बाचेव के जो जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे वो गोर्बाचेव के विरुद्ध हो गए और उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। अब देखिए केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, और जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध जितने भी गर्मपंथी थे, मतलब कि जितने भी गर्मपंथी थे जो गोर्बाचेव का विरोध करते थे, उन्होंने इस चीज को प्रोत्साहन दिया। 1991 में रूसी गणराज्य था रूस, येल्त्सिन की सरकार बनी, और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही प्रोत्साहन दिया कि जो केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इन्होंने मना कर दिया। इसका पूरा नाम था, इन्होंने रूस में आम चुनाव में विजय प्राप्त की थी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही नेतृत्व किया इस सारी तख्तापलट का। इन्होंने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। केंद्रीकृत नियंत्रण क्या था? केंद्रीकृत नियंत्रण था कि जितने भी सोवियत संघ के, जितने भी यूएसएसआर के देश थे उन पर एक केंद्र का नियंत्रण था, तो उसको मानने से इन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम खुद ही क्या करेंगे, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने देश में, मतलब कि रूस में क्या करेंगे, अपना शासन चलाएं। और इसी के साथ ऐसा उन सभी देशों ने किया जो ज्यादा से ज्यादा संप्रभु थे, जो संप्रभु राष्ट्र कहलाते थे, मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति उनके मन में कुछ भाव थे। तो उन राष्ट्रों ने क्या किया, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से मना कर दिया, और इसका नेतृत्व येल्त्सिन ने किया, इसका नेतृत्व। इससे क्या हुआ, इससे जो सोवियत संघ में एक विरोध की आवाज उठकर खड़ी हो गई कि जो केंद्रीकृत नियंत्रण है उसे मानने से मना कर दिया। जो सोवियत संघ का जो केंद्र में नियंत्रण चलता था उसे मानने से मना कर दिया। तो इससे भी बढ़ावा मिला यूएसएसआर के विघटन का। जब केंद्रीकृत नियंत्रण ही कोई नहीं मानेगा तो यूएसएसआर के गठन का क्या फायदा। अब देखिए यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा 19 तो एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो मध्य एशियाई जितने भी देश थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वो सोवियत संघ में ही शामिल रहना चाहते थे और केंद्रीकृत नियंत्रण का भी विरोध नहीं किया इन्होंने। अब देखिए यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा, जो यूएसएसआर है उसकी समाप्ति की घोषणा की सन 1991 में, जो सन 1991 की दिसंबर में यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा की। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया येल्त्सिन ने।
जो येलित्सिन है उसके नेतृत्व में जो तीन बड़े गणराज्य थे। पहला तो रूस, आप सभी जानते हैं कि नाम मात्र का जो सोवियत संघ था उसमें सभी देश बराबर के थे, परंतु सत्ता किसके हाथ में थी? ज्यादा रूस के हाथ में थी। तो सबसे पहला था रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा बेलारूस। इन तीन बड़े गणराज्यों ने यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा की। आप सोच रहे होंगे कि येलित्सिन ने ही नेतृत्व किया, तो इसका नाम क्यों नहीं लिया गया कि येलित्सिन के द्वारा किया हुआ यूएसएसआर का विघटन हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गोवर्चेव के शासन में जो जनता थी उसने फ्रीडम हासिल कर ली थी, स्वतंत्रता पा ली थी, परंतु जैसे ही गोवर्चेव का शासन खत्म हुआ और येलित्सिन ने शासन की भागदौड़ संभाली, तो जनता दोबारा से अपने पुराने रुख में नहीं जाना चाहती थी। जैसा उन पर अत्याचार होता था वो दोबारा से नहीं सहना चाहती थी, तो वो उसका विरोध कर रही थी। इसको लेते हुए येलित्सिन ने ये कदम उठाए। अब देखिए CIS का गठन। CIS को बोला जाता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। जो मध्य एशिया के देश थे उनके लिए सोवियत संघ का विघटन और इसके साथ साथ CIS स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का गठन भी एक आश्चर्यचकित बात थी, क्योंकि वो तो मध्य एशिया वाले जो देश थे वो सोवियत संघ के अंदर रहना चाहते थे, परंतु एकदम से सोवियत संघ का विघटन हो गया और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का गठन हो गया। इसके लिए इससे वो सभी चकित थे। तो जो मध्य एशियाई के जो देश थे वो स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए। इसी बात को जल्द ही सुलझा लिया गया और जो मध्य एशियाई देश है उन सभी को राष्ट्रकुल का संस्थापक देश बना दिया गया। मतलब कि संस्थापक मतलब होता है कि जो उसका निर्माण करते हैं, तो उनकी स्थापना करते हैं, उन्हें संस्थापक कहा जाता है। तो उन्हें संस्थापक देश बना दिया गया, जिससे कि वो भी खुश हो गए। अब देखिए रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी। जैसे ही सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हुआ, वैसे ही यह बात पूरे विश्व के सामने आ गई कि उसका उत्तराधिकारी, मतलब कि जैसे पुत्र के राजा के बाद उसका पुत्र जैसे कि राजा बनता है, उसी प्रकार से जो यूएसएसआर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा। तो रूस जो है उसे अधिक महत्व दिया जाता था स्टार्टिंग से ही। जो रूस है, वैसे तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जितने भी सदस्य शामिल थे वो सारे के सारे जो थे उन्हें इक्वल माना जाता था, परंतु रूस को हमेशा से ही अधिक महत्व दिया जाता था। तो रूस को ही क्या किया गया, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसमें भी रूस को स्थायी सदस्य के रूप में दिखाया गया। उससे पहले कौन था? यूएसएसआर स्थायी सदस्य था। 5 स्थायी सदस्य, उसमें से एक यूएसएसआर था। तो अब उसका स्थान रूस ने ले लिया। इसी प्रकार से जितने परमाणु प्रशिक्षण से संपन्न देश कहा गया वो रूस को कहा गया। जितनी भी शक्तियां थी यूएसएसआर के पास वो सारी रूस को दे दी गई, और जितने भी उसके कार्य बचे हुए थे, जिम्मेदारियां थी, वो सारी रूस निभाएगा, यह तय किया गया। तो इस प्रकार से जो गोर्बाचेव है उसके द्वारा यूएसएसआर का विघटन इस प्रकार से हुआ। यह आपको तभी बताना है जब गोर्बाचेव के बारे में पूछा जाए कि गोर्बाचेव के शासन में किस प्रकार से यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब आपको ये सारे पॉइंट बताने। देखिए यूएसएसआर के विघटन के कारण, जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। अभी हमने देखा कि जो गोर्बाचेव है उसके कारण यूएसएसआर का विघटन किस प्रकार से हुआ। अब हमें देखना है कि जो यूएसएसआर है उसके विघटन के क्या कारण हैं। क्यों ऐसा हुआ कि जो यूएसएसआर इतने सालों तक एक साथ मिलजुल कर जो संघ बना हुआ था कई देशों का, और जो नियंत्रण था वो केंद्रीकृत था, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर उसका विघटन हो गया 1991 में। तो चलिए इसका कारण देखते हैं। पहला कारण है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। जो यूएसएसआर है उसकी राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी जो उसकी संस्थाएं थी उसके अंदर काफी कमजोरियां थी। मतलब कि वो बिल्कुल जो कमजोरियां थी उनके अंदर, मतलब कि जो यूएसएसआर है उसके अंदर अंदरूनी कमजोरियां थी। अंदरूनी मतलब जो बाहर से ना दिखाई दे परंतु उसके अंदर हो,
वो कमजोरियां थी और वह लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि बहुत सालों तक क्या हुआ, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वह गतिरुद्ध रही। गतिरुद्ध का मतलब होता है मंद पड़ जाना, गतिरुद्ध गति से बाहर हो जाना, मंद पड़ जाना। तो जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल मंदी हो गई थी, गतिरुद्ध हो गई थी, जिससे कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका भी निर्माण बहुत कम हो रहा था। उपभोक्ता वस्तुएं होती है जिन्हें हम उपभोग करते हैं, उन वस्तुओं का भी निर्माण इतना कम हो रहा था। फिर हमारी विलासिता की वस्तुएं कहाँ से हम फिर जो विलासिता की वस्तु है वो कहाँ से लोग उसे अर्जित कर पाते, जो उपभोक्ता ही वस्तु का निर्माण इतना कम हो पा रहा था। इससे क्या हुआ, इससे जो लोग थे उनकी लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो उनका विश्वास अपने जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उससे टूटता चला गया, यूएसएसआर से टूटता चला गया। ये इसके पतन का पहला कारण था। अब देखिए दूसरा कारण है हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना। जो सोवियत संघ है हमने देखा उसमें जो हथियारों की जो दौड़ है, पागल दौड़ कही जा सकती है। क्यों कहा जाता है इसे पागल दौड़? क्योंकि जो हथियार हैं उनका निर्माण वह लगातार कर रहा था। जो संसाधन है, हथियारों का निर्माण ऐसे तो नहीं हो जाता, उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ संसाधन हमें अपनी जरूरतों की चीजों से निकाल के हथियार बनाने में लगाने पड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे जो संसाधन है उनका बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाया। जो लोगों की जरूरतों के लिए जो सामान बनाना चाहिए उसके स्थान पर उन्होंने हथियार बनाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि उसे यूएस से अमेरिका के बराबर बनना था, अमेरिका के बराबर महाशक्ति या फिर उससे ज्यादा एक महाशक्ति बनकर उभरना था यूएसएसआर को। इसके लिए उसने हथियारों की पागल दौड़ में शामिल हुआ। और दूसरा कारण यह है कि जो संसाधन है जो उसके अंडर में जो भी देश थे उनके विकास में लगाता था, क्योंकि उसे अपने अंडर में जितने भी देश है उसे अपने अंडर में शामिल करके रखने थे। अगर वह उसका विकास नहीं करेगा उन देशों का, तो जो देश है वो उसके स्थान पर अमेरिका के साथ जाकर मिल जाएंगे। तो इस कारण भी ऐसा हुआ। इस कारण भी जो लोग थे उनसे निराश थे, क्योंकि उनकी जरूरतों के स्थान पर जो संसाधन है वो हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे कि दिन भर जो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे जो यूएसएसआर में जितने भी देश शामिल थे वो इससे नाराज हो गए थे कि जो संसाधन है जिनका इस्तेमाल हमें लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए करना चाहिए, उन्हें वो हथियारों की पागल दौड़ में शामिल कर रहे हैं। अब देखिए पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश। जो पश्चिमी देश कौन से हैं? पश्चिमी देश वो हैं अमेरिका के साथ अमेरिकी गुट में शामिल थे, उन देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है। जितने भी पश्चिमी देश थे वो अमेरिका के साथ मिले हुए थे। तो जो पश्चिमी देश है आपको याद रखना है, यूएसएसआर के साथ पूर्वी देश शामिल थे और अमेरिका के साथ पश्चिमी देश। तो जितने पश्चिमी देश थे उनकी तुलना पर जनता ने, जैसे ही जनता को यह अंदाजा हुआ कि जो पश्चिमी देश है उनका विकास हमसे ज्यादा हुआ है, मतलब कि पूर्वी देशों से ज्यादा हुआ है, तो उससे जनता निराश हो गई। क्योंकि अभी तक जो यूएसआर की जनता थी उसको बताया जा रहा था कि जो उनका विकास है, जिस प्रकार से हमारा मतलब कि यूएसएसआर का विकास हो रहा है वह पश्चिमी देशों की तुलना में आगे है। परंतु जैसे ही उन्होंने तुलना करनी शुरू की लोगों ने, उन्हें अंदाजा हुआ कि जो पश्चिमी देश है वो हमसे काफी आगे चल रहे हैं, जिससे कि जनता को काफी निराशा का भाव झेलना पड़ा। देखिए अगला कारण था कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। जो सोवियत संघ है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 70 सालों तक शासन किया। 70 साल कम नहीं होते हैं, 70 सालों तक एक ही पार्टी थी, जिसे चाहे एक ही पार्टी के जितने भी सदस्य खड़े हो उसमें से किसे जीतना है, उसी पार्टी को जीतना है, मतलब कि उस पार्टी का एकाधिकार था। इसके अलावा इस सोवियत संघ में कोई और पार्टी नहीं थी और ना कोई निर्माण कर सकता था पार्टी का। जिससे क्या हुआ, अगर एक के पास शक्ति सारी चली जाती है तो उसको किसी चीज का डर नहीं होता। वही हाल कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें बाहरी भ्रष्टाचार और जो शासन है वह भी सही प्रकार से नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे, और जो वह गलतियां करते थे उनको भी वह नहीं अपनाते थे, उनमें भी कोई सुधार नहीं करते थे। इससे क्या हुआ, लोग निराश हो गए, लोग अलग थलग हो गए, निराश हो गए, उन्हें निराशा झेलनी पड़ी, क्योंकि वह वोट किसके लिए दे रहे थे, अपने विकास के लिए, और
कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें उसके बदले में क्या दे रही थी? निराशा का भाव दे रही थी, भ्रष्टाचारी बन रही थी, जिससे कि वह लोगों को निराशा का भाव झेलना पड़ा। और यह भी सहा जाएगा एक जनता के द्वारा, क्योंकि वही वोट दे रहे थे उन्हें। परंतु जब जो अधिकारी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे और जो आम आदमी थे, आम आदमी कौन होते हैं? आम आदमी होते हैं जो जो किसी भी पद पर नहीं होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी जो वोट देने जाते हैं नेताओं को। तो जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के और आम आदमी, नेताओं को अधिक शक्ति प्रदान थी। जो नेता थे वो आम आदमी से अधिक शक्तिशाली थे, जिससे क्या हुआ? जिससे विषमता फैली। विषमता मतलब होता है असमानता। असमानता का विकास हुआ। नेता जो अधिकारी है और आम आदमी के बीच में असमानता बढ़ती चली गई, जिससे कि जो आम आदमी थी वो नहीं सह सकते थे कि जो नेता है जिनको समान अधिकार, क्योंकि वो भी तो एक मनुष्य है और ये आम आदमी भी एक मनुष्य है, तो इन दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। परंतु जो नेता थे उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त थे, जिससे कि जो आम आदमी है उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए गोवर्चेव के सुधार। हम सभी जानते हैं कि जो गोवर्चेव है वो 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के महासचिव बने थे। तो गोवर्चेव ने आते ही, सत्ता संभालते ही क्या किया? गोवर्चेव पश्चिमी देशों की तुलना में उन्होंने देखा कि जो हमारा यूएसएसआर है बड़ा कमजोर है, तो वो पश्चिमी जो दुनिया थी उसके मुकाबले पर लाना चाहते थे, मतलब कि सुधार करना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ? इससे वो सुधार तो सही प्रकार से कर रहे थे। अगर कहा जाए कि वो रोग का इलाज तो सही प्रकार से कर रहे थे, रोग का जो निदान है या फिर इलाज है ठीक प्रकार से कर रहे थे, परंतु फिर भी जो जनता थी वह निराश थी और जो उनके अधिकारी थे, जो नेता थे, वो भी निराश थे। ऐसा क्यों था? दोनों के दोनों क्यों निराश थे? जो उसका समर्थन करते थे, मतलब कि जो जनता उसका समर्थन करती थी पहले, वो भी नाराज थी। और जो गोवर्चेव के जो अधिकारी या फिर नेता कहे जा सकते हैं वो भी नाराज थे। ऐसा क्यों था? पहले हम देखते हैं कि जो समर्थन करती थी जनता वो निराश क्यों हुई। क्योंकि जो जनता है उसका कहना था कि जो गोवर्चेव सुधार कर रहे हैं वो सही है, परंतु वह काफी धीरे धीरे कर रहे हैं सुधार। जिस प्रकार से, जिस गति से उन्हें सुधार करना चाहिए उस गति से वो नहीं कर रहे हैं, उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। ये जनता का कहना था, जिस वजह से जनता गोवर्चेव से निराश थी, उनसे परेशान थी। दूसरा, उनके खुद के अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी या फिर नेतागण क्यों नाराज थे उनसे? इसलिए नाराज थे क्योंकि उनका कहना था कि जो गोवर्चेव है वो काफी जल्दबाजी में और बहुत तेजी से क्या कर रही है? विकास कर रही है, सुधार कर रही है। तो आपने देखा कि जो समर्थन करती थी जनता, उसका कहना है कि वह काफी कम गति से कर रहे हैं सुधार, और नेता जो थी उनका कहना है बहुत तेज गति से कर रहे हैं, मतलब कि अपोजिट थिंकिंग थी दोनों में, जनता में अलग और नेताओं में अलग। क्योंकि नेताओं को ऐसा लग रहा था कि उनकी जो शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां गोवर्चेव के शासन से पहले थी उनके पास, वो शक्तियां उनकी क्या हो रही है? लगातार कम होती जा रही है, जिससे कि जो नेता है वो उनसे नाराज थे। तो इस प्रकार से जो गोवर्चेव है उसका समर्थन हर तरफ से जाता रहा, जनता की तरफ से भी चला गया उसका समर्थन और साथ ही साथ नेताओं की तरफ से भी उसका समर्थन जाता रहा, जिससे कि जो गोवर्चेव है उसका विरोध होना शुरू हो गया और जो गोवर्चेव की सरकार है डूबती चली गई। और गोवर्चेव के शासन में हमने खुद ही देखा था कि जो साम्यवादी सरकार है एक के बाद कैसे गिरती गई। अब देखिए राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार। इन सारी बातों से जो ऊपर हमने जितने भी कारण पढ़े, अगर वो भी रहते तो कोई बात नहीं, उनसे भी जो यूएसएसआर है उसका विघटन नहीं होता। परंतु जैसे ही राष्ट्रीयता और संप्रभुता का भाव किसी के मन में आ जाता है, किसी भी देश के मन में आ जाता है, किसी भी राष्ट्र के मन में आ जाता है, तो फिर वह अपना अलग राष्ट्र बसाने की सोचते हैं, अलग देश करना चाहते हैं। क्यों? राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति भाव आना, अपने राष्ट्र को ही सब कुछ मानना, उसमें ही अंधाधुंध हो जाना, अपने देश को ही सर्वोपरि मानना, और यही संप्रभुता का भाव है। तो ऐसा भाव यूएसएसआर के कुछ देश थे उनके अंदर उभर कर सामने आया। अगर उदाहरण दे तो जैसे कि रूस हो गया, कि गणराज्य हो गए,
यूक्रेन और जॉर्जिया। इस प्रकार से काफी ऐसे देश या फिर गणराज्य थे जो यूएसएसआर में शामिल थे। उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हुआ, उभर कर सामने आया और उन्होंने अपना अलग देश बनाने की बात रखी और इसी के साथ उन्होंने 1991 में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे गिरा दिया।